पाकिस्तान में इलेक्शंस बहुत ही ज्यादा बड़ा मसला है जमाना से जनाब। 70 के इलेक्शन में जो रिजल्ट आया, उस रिजल्ट की वजह से जो मसले मसाइल उठे, आप देख लीजिए पाकिस्तान दो लख्त हो सकता। वरना अगर कुछ भी नहीं हुआ तो अगले इलेक्शन जब भी हुए उसके बाद फिर रोना धोना होगा। तो इलेक्शन कमीशन को इटसेल्फ उसको भी रिफॉर्म करना पड़ेगा। शो ऑफ हैंड में कम से कम अगर मैं एक पार्टी का हूँ, मैं अपनी पार्टी को नहीं देता तो मैं शो ऑफ हैंड ही करूंगा। बिका हूं तो कम से कम मुझे हाथ उठाना पड़ेगा, मुझे दाग लगेगा, नजर आएगा। इनको प्राइम मिनिस्टर जुल्फिकार अली भुट्टो की तरह होना चाहिए। वो बलूचिस्तान के नूक एंड कॉर्नर में गए थे जनाब, जब वो प्राइम मिनिस्टर थे। ऐसी ऐसी जगह गए थे जहाँ पे हमारे कमिश्नर्स भी नहीं जाते। वो फिर मुझे कहने लगे बताए कौन आया पार्टी में। मैंने कहा जी एमपीएस तो बहुत आए हैं, अब मैं कितनों का नाम लूंगा। उनको बड़ा नागवार गुजरा मेरा बताना। मैंने उनको कहा कि मियाँ साहब, जो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, अगर आप इनके ऊपर अमल करेंगे तो आप इंशाल्लाह ताला तीसरी बारी है आपकी, आप अमर हो जाएंगे पाकिस्तान की तारीख में। पाकिस्तान उस पर उनको बुरा लगा जी, उठे, उन्होंने कुछ बात की। और फिर मेरे जाने के बाद आपको पता है उन्होंने जो बराबर में उनके बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, उन्होंने पूछा कि इनका ये कहो क्या, इनका नाम क्या था। आप अंदाजा कीजिए, चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान साथ बैठा हुआ उनके, और वो कहते हैं कि वो मुझे बारूदी साहब कह भी रहे थे। तो उनके बाद उन्होंने सिर्फ अपनी खिफत मिटाने के लिए कि मैं इतना बड़ा आदमी, मेरे सामने ये इतना कैसे बोल गया, तो मैंने तो बोलना था अजहर साहब। जी, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस के हवाले से, और आज ही प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के हवाले से जो पैगाम दिया है, जो उन्होंने बातें की हैं, उस हवाले से भी हम गुफ्तगू करेंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं बलोचिस्तान के साबिक निगरान वजीर आला नवाब गौस बख्श बारोजई साहब। नवाब साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। आपकी मोहब्बत मेहरबानी आपकी जी। अच्छा नवाब साहब, सबसे पहले तो आपसे ये पूछूंगा कि गिलगित बल्तिस्तान के अभी इलेक्शन हुए, नतीजा भी अब हमारे सामने है, क्या इसमें आपके लिए कोई सरप्राइज है? नहीं जी, आप देख लीजिए जिस तरह से हमारी पॉलिटिकल जो है, क्या कहते हैं, सोसाइटी है पाकिस्तान की, उसको देख के तो कोई अचंभे की बात नहीं थी। इससे पहले पीपल्स पार्टी जब फेडरल गवर्नमेंट में थी तो गिलगित बल्तिस्तान पीपल्स पार्टी जीत चुकी थी। उसके बाद नून लीग थे, उनके चीफ मिनिस्टर और उनकी काबीना बनी। इसी तरह से ये पाकिस्तान में होता रहता है। तो मेरे लिए अचंभे की कोई बात नहीं थी। जो कशु बेगीर हमारे पाकिस्तान की सोसाइटी में इस वक्त है, तो वो वहां पे नजर तो आया, क्राउड्स फुल हुए तीनों तरफ से। लेकिन बहरहाल एक चीज मुझे समझ में आ रही थी कि इमरान खान को एज था। एज ये था कि क्योंकि वो गवर्नमेंट में थे। फिर उन्होंने एक दफा ये है कि अच्छा काम ये किया कि उन्होंने वो क्या किया उसको जी, टेम्परेरी ही सही, लेकिन ये कि उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान को प्रोविंस करार दे दिया। उसके बाद का काम बाद में होगा। तो ये एज उनको था जी। तो इस एज की वजह से मैं समझता था कि लोग जो है इस वक्त तंग आ गए जी। काफी देर से हम लड़ाई झगड़े के मोड में हैं अतर साहब। हम जी। अभी तक जो है वो नहीं हुए, सीधे नहीं हुए कि हमको थोड़ी सी कॉमेडी ना करें तो कम से कम कुछ संजीदगी दिखा दें, ठीक है ना जी। तो इस जी। स्टोरी में संजीदगी कहीं गुम हो गई है। तो शायद ये स्टार्ट हो किसी अच्छी सिमत की तरफ। तो मेरे लिए अचंभे की बात नहीं थी। मैं समझ रहा था कि हाँ, अलबत्ता ये मुझे पता था कि कुछ लोग इंडिपेंडेंट भी आएंगे और इंडिपेंडेंट उस तरफ जाएंगे जहां गवर्नमेंट होती है जी। और हमारा शायद इलेक्टोरल लॉ भी ऐसा ही है कि जो इंडिपेंडेंट्स होते हैं 2 या 3 दिन में जीतने के बाद किसी न किसी पार्टी को ज्वाइन कर लें जी। तो ये अचंभे की बात नहीं थी। ये बहरहाल मेरे ख्याल में इट वॉज अपेरेंट कि पीटीआई जीतेगी इलेक्शन। आज वजीर आजम साहब ने ऐलान किया है कि वो इलेक्ट्रोल रिफॉर्म्स लेके आएंगे। माजी में आप खुद भी निगरान वजीर आला रहे बलोचिस्तान के, आपने सूबे में इंतखाबात करवाए, और आपको पता है कि ये कितना कॉम्प्लिकेटेड अमल होता है, उसके बाद इल्जामात लगते हैं। हालिया अरसे में चंद जब ऑपोजिशन रहनुमाओं की मुलाकात हुई थी आर्मी चीफ के साथ, तो उसमें भी आर्मी चीफ ने उनको ये कहा था कि आप इलेक्ट्रोल रिफॉर्म्स क्यों नहीं करते, आप कभी फौज पे इल्जाम लगाते हैं, कभी कहते हैं ये हो गया, कभी वो हो गया, तो आप इलेक्ट्रोल रिफॉर्म्स करें। तो कितना जरूरी है इलेक्ट्रोल रिफॉर्म्स करना अगर हम चाहते हैं कि हमारी जमहूरियत मुस्तहकम हो और आए रोज इस तरह के इल्जामात ना लगे? निहायत जरूरी है अतर साहब, एक हद से ज्यादा जरूरी है। क्योंकि हमने आगे चलना है इसी लाइन पे। डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेटिक वे में हमने अपने रूलर्स जो है ना वो चूज करने हैं। तो मैं आपसे अर्ज करूं कि पाकिस्तान में इलेक्शंस बहुत ही ज्यादा बड़ा मसला है जमाना से जनाब। 70 के इलेक्शन में जो रिजल्ट आया, उस रिजल्ट की वजह से जो मसले मसाइल उठे, आप देख लीजिए पाकिस्तान दो लख्त हो गया। उसके बाद 77 के इलेक्शंस में आप देख लीजिए क्या बुरा हाल हुआ।
उसमें जो भी हुआ था, बहरहाल मैनिपुलेशन थी चारों तरफ से। उससे आप देख लीजिए कि भुट्टो साहब फांसी चढ़ गए और पाकिस्तान की सियासत एक दफा फिर पड़ी रही, ऐसे डोरमेंट रही और खराब होती रही 88 तक। 88 में फिर 88 की असेंबली आई, तब देख लीजिए 99 में क्या हुआ, 93 में क्या हुआ, 97 में क्या हुआ, उसके बाद सो ऑन सो फोर्थ। तो मैं आपको अर्ज करूं कि जब 2013 में मैं चीफ मिनिस्टर बना, तो मुझे पता है जी, आई एम सन ऑफ अ चीफ मिनिस्टर, मेरे वाले 2 बार चीफ मिनिस्टर, 2 बार स्पीकर, धांधली ज्यादा भी हूं मैं। मुझे पता है, ये एक फ्रेज तो होता है कि जो हारता है वो ब्लेम करता है किसी को, लेकिन मैं आपको फैक्चुअल पोजीशन बताऊं कि मैं जानता हूं कि यहाँ क्या क्या काम होते हैं। जब मैं चीफ मिनिस्टर बना, मेरे सामने बहुत बड़ा एजेंडा था। मैंने लॉ एंड ऑर्डर ठीक करने के लिए ठानी कि भाई लॉ एंड ऑर्डर ठीक होगा तब इलेक्शंस अच्छे तरीके से हो सकेंगे। इलेक्शन काम करवाना इलेक्शन कमीशन का काम है, पॉलिटिकल पार्टीज का। लेकिन बहरहाल मैंने अपनी पूरी ईमानदारी जो मुझ में थी, बहरहाल मैं नहीं कह सकता कि मैं बिल्कुल बहुत ज्यादा ईमानदार हूँ, लेकिन अल्लाह को तो जवाब देना है। मैंने सब कुछ बराबर कर दिया जी। उसके बाद मैंने इस फ्रेज को बदल दिया और धांधली को बदल दिया। अतर काजमी साहब, मैंने कहा कि उस्तादियां होती है जी, उस्तादी इज इक्वल टू धांधली जी। उसमें कुछ लोग अपने मैनिपुलेशंस करते हैं, मैनिपुलेशन करने के मास्टर्स होते हैं, जिस वजह से फिर रिजल्ट्स जाहिर है जो होना चाहिए थे वो नहीं होते। इस तरह हुआ, इस तरह हुआ। मैंने उस्तादी का नाम लेके बाकायदा जुडिशल कमीशन में भी मैंने यही बात की और मैंने उनसे कहा था कि जनाब अब वक्त आ गया है कि आप लोग इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करें। मैंने एक कॉलम लिखा 2014 में ही कि इंतखाबात की वजह से जो मामले उठते हैं, आप ऐसा करें। सब पार्टियों को चाहिए यही था, सब पार्टीज को यही चाहिए था कि इलेक्शंस की प्रोसेस में हमने जाना, और जिस मशीन से जो चीज बनती है, एंड प्रोडक्ट अगर साफ सुथरा नहीं आएगा, उसमें क्वालिटी कंट्रोल नहीं होगा, तो कभी भी मामला ठीक नहीं होगा। तो मैंने उस वक्त टाइम एंड अगेन पॉलिटिकल पार्टीज से भी मैंने रिक्वेस्ट यही की हमेशा कि एपीसीज बुला लो, एपीसीज में बैठ के सोचो कि रूल्स एंड रेगुलेशंस उसमें क्या करने हैं, आपके इलेक्शंस में रिफॉर्म्स क्या करनी है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने अगर ये किया है तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन बहरहाल पूरे सिस्टम को, पूरा सिस्टम जो है ना जनाब, वो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है आईओएस है या क्या कहे उसको, आपका दूसरा जो है, तो उसमें ये है कि अगर वायरस आया हुआ है, सारा मदरबोर्ड क्या कहे करप्ट है, या तो मदरबोर्ड बदल दे ताकि फिर आइंदा कोई भी फाइल्स में करप्ट ना हो। यकीनन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के बाद आगे कुछ नहीं हो सकता, वरना अगर कुछ भी नहीं हुआ तो अगले इलेक्शन जब भी हुए उसके बाद फिर रोना धोना होगा, उसके बाद अगले होंगे, ऐसे होगा। यकीनन आप तैयार हो अब इलेक्शंस के लिए, इस प्रोसेस को ठीक कर दें, आपका एंड प्रोडक्ट कम से कम सेटिस्फैक्टरी हो, तो आपका मामला आगे भी सीधा चलेगा जी। ठीक। अच्छा, जिस तरह खान साहब ने, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का सिस्टम हम लेके आएंगे, जिस तरह तरक्की याफ्ता ममालिक में होता है, अमेरिका में होता है। पर नवाब साहब, हमने देखा है कि अमेरिका जैसा मुल्क जहां पे जमहूरियत इतनी मुस्तहकम है, वहां पे एक शख्स है जिसे कुछ लोग कहते हैं कि उनका रवैया जमहूरी नहीं है, तो उन्होंने उधर भी इल्जाम लगा दिया कि मेरे इलेक्शन चुरा लिए गए, इस्टेब्लिशमेंट ने मेरे खिलाफ साजिश कर ली। तो रिफॉर्म्स के साथ साथ ये जो हमारी जहनी रिफॉर्म्स है, जहनी तौर पे अगर हम जमहूरी अमल नहीं अपनाएंगे या जमहूरी सोच नहीं लेके आएंगे, तो क्या ये सारी रिफॉर्म्स काम आ सकती है? कभी भी नहीं काम आएगी। मैं अभी आपसे अर्ज करने वाला था अतर साहब कि होना तो यही चाहिए, क्योंकि ये अगर इलेक्ट्रॉनिक्स मशीनें आएगी तो उसको भी तो इस्तेमाल मैं और आप करेंगे ना जी। हमारी जहन साजी हो, सिस्टम में सफाई हो, सिस्टम में रिजेक्शन हो कि भाई कोई गलत करने वाला है उसको ठीक कर दे। वो जो क्या कहते हैं कानून बनते हैं सुबह और शाम, वो करने के बाद वो लोग करते हैं। तो इलेक्शन कमीशन को इटसेल्फ उसको भी रिफॉर्म करना पड़ेगा। वहां पे यकीनन कोई भी आदमी बैठेगा, लेकिन ये है कि अगर वो मैनिपुलेट हो गया तो मामला खराब हो जाएंगे। यकीनन जहन साजी भी होनी चाहिए और उसके अलावा जो है सारा ठीक है। अब तक हम जो है जो कहते हैं ना कि ये इंडिपेंडेंट इदारा है, लेकिन वो इंडिपेंडेंट इदारा भी कहने की हद तक है, वो भी असरात बाहर के ले लेता है। अब ऐसा हो कि बैरूनी असरात हम पे ना हो। बैरूनी असरात मीन्स मैं पाकिस्तान के इंट्रिंसिक हालात की बात ही करता हूँ कि बैरूनी हालात, सियासी हालात, एडमिनिस्ट्रेटिव हालात कुछ ना हो, तो फिर मेरे ख्याल में वंस फॉर ऑल ये सारा झंझट खत्म कर दे तो न कभी एस्टेब्लिशमेंट का मसला होगा, उसको न कोई कोसेगा, न इस तरह से कोई सियासी पार्टियां कशुफगीर होंगी आपस में। आराम से एक प्रोसेस हो,
रात को इलेक्शन खत्म हो, रिजल्ट्स आ जाए, 2-4-5 दिन के बाद गवर्नमेंट चेंज हो जाए। तो ये ज्यादा बेहतरीन तरीका है और ये सीधा रास्ता है जी। अच्छा नवाब साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये भी कहा है कि सेनेट के जो इंतखाबात होते हैं उसमें हमारे मुंतखब नुमाइंदों की बोलियां लगती हैं, वोट बिकते हैं। माजी में हमने देखा कि खुद ये जो हुक्मरान जमात है इसके 20 एमपीए को फारिग किया गया, जमात से निकाला गया इसलिए कि उन्होंने अपने वोट बेच दिए सेनेट के इंतखाबात में। ये इल्जाम था उन पे। अब ये कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब के शो ऑफ हैंड से मुंतखब हों सेनेटर, ताकि सामने नजर आए, सबको पता चले कि आपने किसको वोट दिया है। ये तजवीज कितनी अच्छी है और क्या इसके ऊपर दीगर जमातों को फौरन हामी भरनी चाहिए? इसलिए कि हर जमात ये गिला करती है कि सेनेट के इंतखाबात में ये हो गया वो हो गया, तो इसमें क्या वो इनका साथ देंगे या फिर कोई सियासी मजबूरियां इसमें आड़े आ जाएंगी? किसी हद तक तो ये बात सही है अतहर साहब के शो ऑफ हैंड में, कम से कम अगर मैं एक पार्टी का हूँ, मैं अपनी पार्टी को नहीं देता तो मैं शो ऑफ हैंड ही करूंगा। बिका हूं तो कम से कम मुझे हाथ उठाना पड़ेगा, मुझे दाग लगेगा, नजर आएगा। लेकिन बहरहाल आपको बताऊं कि वो बुरी आदतें जो बहुत आराम से नहीं जाती जी। ये बहुत अरसे से हम लोग बिगड़े हुए हैं, तो ठीक होते होते हमको जो है ना टाइम लगेगा। इसमें भी कुछ ना कुछ लोग रास्ते निकाल लेंगे। लेकिन बहरहाल मेरे ख्याल में ये फीजिबल वो है, क्या कहते हैं, बात है कि इसके बारे में अगर सीरियस होकर सब पार्टियां सोचे तो मेरे ख्याल में ये बेहतर होगा। एज एंड नोज वाली बात हो जाए भी ठीक होगी इस तरह से। कहीं कुछ तो कदम उठेंगे सब, क्या कहते हैं, सीधी सिमत की तरफ जी। ये है, अच्छा है, डुएबल है जी। वज़ीर आज़म साहब ने हालिया दिनों में बलोचिस्तान का भी एक दौरा किया और ऑब्वियसली वो जीबी इलेक्शंस की वजह से इतना ज्यादा हाईलाइट नहीं हो सका। उनका जो दौरा हुआ वहां पे उन्होंने कुछ ऐलानात किए। आप किस नजर से देखते हैं उनके दौरे बलोचिस्तान को? ठीक है, सही है जी, कम से कम वो तशरीफ तो ले आते हैं। लेकिन बहरहाल मुझे, मेरी जो एक बोन ऑफ कंटेंशन हमेशा से रही है कि बलूचिस्तान सारा एक है जी। हमने सारे बलूचिस्तान को किसी तरह एटलीस्ट एट पार लाना है दूसरे प्रोविंसेस के। पंजाब के बराबर नहीं हो सकते तो सिंध के साथ जैसे तो हो, हम लोकलाइट्स हो जाए कि कम से कम थोड़ा सा फर्क हो। लेकिन बलूचिस्तान बहुत पीछे है हमारी अपनी आदतों की वजह से। हम इसमें, हमारी इक्विटी भी है अतहर साहब, ये नहीं कि हम जिम्मेदार नहीं है। उन्होंने ठीक किया, वो गए वहां पे। लेकिन ये है कि उनका मसला ये है कि उनके दोस्त उनको बता नहीं पाते, और वो जब जोश खिताबत में चले जाते हैं तो फिर थोड़े से क्या कहते हैं, लाइन से उतर जाते हैं और वो ऐसी बात कर जाते हैं जो बाद में उनके लिए लोग मस्खरे भी करते हैं, मस्खरे भी उड़ाते हैं, तमस्खर भी उड़ाते हैं उनका, और वैसे और भी बातें होती है। सोच बिल्कुल सही है, लेकिन अब तक मैं आपको बताऊं कि ये आके एक दिन वहां पे जाना और उसके बाद वो करना बड़ा हेक्टिक मामला होता है। मैं आपको बताऊं, बड़ा पैसा खर्च होता है। मैं बलूचिस्तान के बारे में बहुत टची हूँ कि मैं बहुत से खर्चे जो होते हैं, मैं कहता हूँ कि वो नहीं होने चाहिए। आप कर दिखाएं मत करें जी, ये बातें वहां बैठे के भी कर सकते थे। लेकिन ये कि वहां तुर्बत जाके उन्होंने जो कुछ किया ठीक था। तुर्बत बहुत जबरदस्त शहर है वो। मैं भी जब पहली बार गया तो मुझे भी एरियल व्यू उसका बहुत अच्छा लगा, और मैंने कहा तो कोयटा जैसा खूबसूरत शहर बन सकता है, और था भी बड़ा अच्छा। तो इस तरह से और भी बहुत सारी चीजें थी। बलूचिस्तान को प्रायोरिटी अब उनको देनी चाहिए जी। बलूचिस्तान के नाम के ऊपर पाकिस्तान में बहुत कुछ आया है और आगे आएगा भी। अब बलूचिस्तान के नाम पे जो चीज आती है तो कम से कम कुछ ना कुछ उसका हिस्सा उसको मिले जी। उम्मीद करता हूँ कि इमरान खान साहब और भी सोचेंगे बलूचिस्तान के बारे में। बलूचिस्तान के और भी कोने हैं जो छुपे हुए हैं, उनसे उस तरफ जाते नहीं है। इनको प्राइम मिनिस्टर जुल्फिकार अली भुट्टो की तरह होना चाहिए। वो बलूचिस्तान के नूक एंड कॉर्नर में गए थे जनाब, जब वो प्राइम मिनिस्टर थे। ऐसी ऐसी जगह गए थे जहां पे हमारे कमिश्नर्स भी नहीं जाते थे जी। तो आप देख लीजिए कि उसकी वजह से वो बलूचिस्तान में काफी इंटरेस्ट उनकी थी और बलूचिस्तान थोड़ा सा आगे निकल आया था। तो इनको भी ऐसे चाहिए कि सिवाय 2-3 फोकाई जो है उनको नजर आती है कि ये फोकस है वहां जाना है। उनको चाहिए ये कि बलूचिस्तान सारा जो है एटलीस्ट डिविजनल हेडक्वार्टर्स और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स सारे के सारे विजिट करें। अपनी पार्टी के चक्कर से निकल जाएं, सिर्फ और सिर्फ क्या कहते हैं उसको, सब्जेक्टिव हो जाए। सब्जेक्ट पाकिस्तान है, सब्जेक्ट बलूचिस्तान है, सब्जेक्ट बलूचिस्तान के अवाम है। अच्छी बात है जी, कम से कम इस तरफ इनका रास्ता अगर बराबर बन जाता है तो बड़ी अच्छी बात है जी। अच्छा, माजी में नवाब साहब आपने उस वक्त के वजीर आजम नवाज शरीफ साहब को शायद बलूचिस्तान के हवाले से कुछ मशवरे भी दिए। किस हद तक आपके मशवरों को माना गया माजी के हुक्मरानों की जानिब से? और दूसरा, मुख्तसर हमें बता भी सकें कि आपने जी क्या मशवरा दिया था?
अर्ज ये कि मैंने जब उनसे अर्ज किया, सीधी सी बात ये कि मैं उनके साथ बैठा हुआ था, मैं चीफ मिनिस्टर था, वो उस वक्त तक चीफ मिनिस्टर नहीं थे। 28 मई मैंने उनको बताया जी, जो बातें बने, एक बात उन्होंने मेरी तो नहीं, वो तो होनी ही थी। उसके बाद मैंने उनसे जो कुछ कहा, मैंने कहा कि जी ये जो टर्म कोर्स है जिसको लोटा कहते हैं, वो क्या आप ये सियासी वो डाले अपने आपस में, क्या कहते हैं उनको जी, सियासी आवारागर्द मत ले। उन्होंने कहा जी ये क्या होते हैं? मैंने कहा आवारागर्द तो आवारागर्द होते हैं जी, आवारागर्द महलों में फिरते हैं, गलियों में फिरते हैं, लोग कहते हैं आप किस लिए फिर रहे हो यहाँ पे। तो सियासी आवारागर्द जो कभी इस पार्टी में, कभी उस पार्टी में, कभी किसी और पार्टी में, हर पार्टी के साथ रहे, उनकी जरूरत नहीं है आपको। आपकी अपनी काफी है, टीम काफी है, आपके नंबर्स पूरे हैं, आप इनको छोड़ दें। तो उसको बड़ा उन्होंने मुझसे कहा जी पॉलिटिक्स है, सियासत है, ये वो है कुछ। फिर मुझे कहने लगे बताएं कौन आया पार्टी में? मैंने कहा जी एमपीएस तो बहुत आए हैं, अब मैं कितनों का नाम लूंगा। एक मैंने बहुत बड़ा नाम लिया उनके सामने कि अभी परसों ही एक बहुत बड़े साहब आपके उसमें आए हैं, क्या कहते हैं, पार्टी में आए हैं। वो कभी आपकी पार्टी में थे, कभी पीपल्स पार्टी में थे, कभी काफ लीग में थे, और फिर मुझे मजबूरन नाम लेना पड़ा, वो प्राइम मिनिस्टर भी रहे थे। तो आपको क्या जरूरत है? वो प्राइम मिनिस्टर बाद में उनके अगेंस्ट भी हो गया उनकी पार्टी में होते हुए। तो उनको समझ में नहीं आई, उनको बड़ा नागवार गुजरा मेरा बताना। मैंने उनको कहा कि मियाँ साहब, जो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, अगर आप इनके ऊपर अमल करेंगे तो आप इंशाल्लाह ताला तीसरी बारी है आपकी, आप अमर हो जाएंगे पाकिस्तान की तारीख में। पाकिस्तान को आपकी जरूरत है, तीसरी बारी आपकी। 2 बार आप चीफ मिनिस्टर, 1 बार मिनिस्टर। तो आप में तो अब इतना वो इंसाइट और इतना विजडम आ गया होगा कि आप ना भी सोचें तब भी आप पाकिस्तान की भलाई का सोच रहे होंगे। तो उस पर उनको बुरा लगा जी, उठे, उन्होंने कुछ बात की। और फिर मेरे जाने के बाद आपको पता है, उन्होंने जो बराबर में उनके बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, उन्होंने पूछा कि इनका ये कहो क्या, इनका नाम क्या था? आप अंदाजा कीजिए, चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान साथ बैठा हुआ उनके, और वो कहते हैं कि वो मुझे बारूदी साहब कह भी रहे थे। तो उनके बाद उन्होंने सिर्फ अपनी खिफत मिटाने के लिए कि मैं इतना बड़ा आदमी हूँ, मेरे सामने ये इतना कैसे बोल गया। तो मैंने तो बोलना था अतहर साहब। मैंने उनको बताया, और उन्होंने उठते उठते कहा कि मियाँ साहब, ये मेरी एक गुजारिश है आपसे, अगर इफ यू अबाइड बाय देम तो इंशाल्लाह ताला मुल्क का भी बेड़ा पार और आपका भी। और अगर आप नहीं मानेंगे इन बातों पर, मेरे वो नहीं करेंगे, अमल दरामद नहीं करेंगे, सून यू विल फाइंड योरसेल्फ इनटू ट्रबल्ड वाटर्स। और उसके बाद आप देख लीजिए जी, 28 मई 2013, उसके बाद 2014 में क्या हुआ, और कॉन्सिक्वेंसेस तो आपके सामने है जी। नवाब साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आपके टाइम का। थैंक यू वेरी मच।